गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। बजट कंप्लीट हो चुका है 2025 का। और इस बजट के बाद एक निवेशक के तौर पर जो हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना चाहिए वो ये है कि जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में और ब्रॉडर मार्केट के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के बारे में गैदर कर सकें, उतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग को गैदर करनी चाहिए। और इसी की वजह से आज सेम डे के अंदर एक दूसरा सेशन हम लोग लेकर आए हैं। आपको लगेगा कि ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है या वीडियो बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, पर मेन मकसद है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नॉलेज गैदर कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी रिगार्डिंग विद द इन्वेस्टमेंट, कि जैसे बजट आया और बजट चला गया आके, हमको ये समझना है कि बजट का जो ये पूरा इवेंट था ये मार्केट के सेंस में कैसे इंटरप्रेट करना है, कि ये इंफॉर्मेशन एज एन इन्वेस्टर हमारे किस काम आएगी। ये जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा न्यूज़ आप गैदर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा फैक्ट और डेटा आप गैदर कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा भविष्य में किसी भी एक निवेशक को अपने आप को और फर्दर डेवलप करने के लिए, ठीक है। और इसी के लिए आज का ये सेशन है, बिकॉज अब हम लोग लर्निंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे इस चैनल पे, और जो बाई सेल वाली चीज़ें हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से सेम डे के अंदर हम एक दूसरा सेशन लेकर आए हैं। SBI की एक रिपोर्ट है जो हमको लगा कि आपके साथ में साझा करनी चाहिए। वो रिलेटेड है इस पर्टिकुलर बजट से, ठीक है। बिल्कुल छोटा क्रिस्प रखेंगे, 13 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान से समझना चाहिए कि बजट 2025 के बाद में इन्वेस्टमेंट के लायक सेक्टर्स कौन कौन से होंगे और किन किन सेक्टर्स में अभी आपको टेलविंड मिलनी शुरू होगी, उसके पीछे रीजन क्या है, और उस सेक्टर की जो कुछ टॉप कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे सेशन में। हालांकि कंपनीज कौन सी आपको लेनी चाहिए ये सब नहीं, बाई सेल नहीं, पर सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर। सो वी होप कि छोटा सेशन रखेंगे, टू द पॉइंट हो, ताकि हम लोगों को पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने में मदद मिल सके। अब ये इंफॉर्मेशन जरूरी किस वजह से, इसलिए समझिएगा। जब भी कभी भी कोई निवेशक मार्केट के अंदर आ रहा है और अपना पोर्टफोलियो बना रहा है, तो उसको जो सबसे पहली मदद मिल रही है वो कहां से मिलती है? इंटरनेशनल मार्केट से। अगर इंटरनेशनल मार्केट बढ़िया है, ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो को एक मदद मिलती रहेगी। सेकंड कहां से मिलती है? डोमेस्टिक मार्केट से, कि भाई देश के अंदर क्या चल रहा है। तो देश के अंदर जो अभी सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है वो है बजट का। बजट में गवर्नमेंट जिस सेक्टर को पुश देगी, उस सेक्टर को आपको अपना पोर्टफोलियो बनाते समय उसको फोकस में रखना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एक ही दिन के अंदर 2 पर्टिकुलर वीडियोस लेके आ रहे हैं, बिकॉज ये जो रिपोर्ट है ये टेम्पलेट बेस्ड है, छोटी रिपोर्ट है, टू द पॉइंट बात करती है, इसलिए हमको लगा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, ओके। अब सेशन को आगे बढ़ाएं, इससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइमर हैं, और ये वाला अगर पर्टिकुलर वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी सेशन के बाद में देख लीजिएगा, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं कि 13 पर्टिकुलर पॉइंट हैं जो जिनका हम लोग को ध्यान रखना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, ठीक है। रिपोर्ट का नाम है यूनियन बजट 2025-26, SBI सिक्योरिटीज की तरफ से सेक्टोरल इंपैक्ट की रिपोर्ट है कि किस सेक्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है, ठीक है। बाद में हम लोग इस रिपोर्ट का कॉपी जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, क्या कहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। खैर, पावर सेक्टर के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047, रुपीज 20,000 करोड़ R&D इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे ताकि जो देश की एनर्जी की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। अब इसके पीछे रीजन आपको पता है कि डेटा सेंटर की एक थीम जो इंडिया के अंदर आ रही है वो, प्लस आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट हर तरफ हाथ पैर मार रही है, उसी में पर्टिकुलर ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला पार्ट है, ठीक। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि सोलर, इंक्रीज इन एलोकेशन ऑफ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इससे जो सोलर वाला पर्टिकुलर पार्ट है उसको पुश मिलेगा। और ऑगमेंटेशन इन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कैपेसिटी बाय स्टेट, तो इंटर स्टेट्स के बीच में जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उसमें, अब इसी वजह से आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो अभी कुछ दिन पहले बात हो रही है वो ट्रांसफार्मर्स की बात ज़्यादा हो रही है। वो कंपनियां जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में सहायता कर रही हैं, उन कंपनियों की तरफ फोकस रहेगा। अब लाइकली बेनिफिशियरी देखिए, राइट साइड में आपको इन कंपनियों के नाम मिलेंगे। हम कंपनियां कोई डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक है ना। ये कंपनियां बाद में हम लोग फर्दर इनका जो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उस समय देखेंगे कि कौन सी कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ है और कौन सी कंपनी वीक है। अभी फिलहाल सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखते हैं सामने। सेकंड, टोबैको, ठीक है, और इसमें टोबैको ऑब्लिक लिकर भी होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज जो इनके ऊपर लगने वाला सिन टैक्सेस है उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया, तो कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया गया है। ये भी इस सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। तो लिकर सेक्टर और टोबैको सेक्टर, ठीक है, वहां पे आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी और आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर सेक्टर है जिसके ऊपर हम लोग को नजर रखनी चाहिए। थर्ड है कंजम्पशन। क्यों कंजम्पशन है? बिकॉज 12 लाख तक का टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया अभी तक। अगर जो मिडिल क्लास इनकम है, मान लीजिए कि हर महीने अगर 1 लाख इनकम आ रही है उनकी,
तो उनको साल के अंत में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट माना जा रहा है कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉई है उसके हाथ में करीब 80 से 90 हज़ार रुपये बचेंगे। तो ये कहा गया कि भाई 80-90 हज़ार रुपये अगर उसके हाथ में बचेंगे तो पहली चीज़ जो एक मिडिल क्लास एम्प्लॉई जो खरीदना जा रहा है वो क्या खरीदेगा भाई? साबुन, तेल, मंजन, एसीज, ज्वेलरीज या फिर टू व्हीलर, ठीक है ना। तो कंजम्पशन जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा यहाँ से पुश मिलेगा। और इस कंजम्पशन स्टोरी के साथ में एक चीज़ और भी इसमें जुड़ जाती है, वो है कि जो ऑटो पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स के अंदर जो ड्यूटीज़ हैं वो कम की जाएंगी, जिसकी वजह से ऑटो एंसिलरीज को भी पुश मिलेगा। तो ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्लस वो ऑटो वाली इन्फॉर्मेशन दोनों मिला के कंजम्पशन सेक्टर के अंदर जो ऑटो है उसको थोड़ा सा पुश देंगे ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी मजेदार चीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये रिपोर्ट कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को पुश मिलेगा। क्यों? कि जो केपेक्स है वो 11.2 लाख करोड़ का है, जो रोड, हाईवे, रेल और डिफेंस के अंदर इस्तेमाल होगा। अब इसमें एक चीज़ मज़ेदार है, रेलवे और डिफेंस को मिलने वाला जो बजट है वो बढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। तो एक दूसरी रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को पुश नहीं मिल रहा है, पर ये रिपोर्ट कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को पुश मिल रहा है। रीज़न क्या है इस रिपोर्ट के ये कहने का? रीज़न ये है कि पिछले साल जो गवर्नमेंट की तरफ से केपेक्स अनाउंस किया गया था, यानी कि पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में लगाया जाएगा, वो चूंकि इलेक्शन हो रहे थे इसलिए गवर्नमेंट को सफिशिएंट टाइम नहीं मिला कि वो पूरा का पूरा पैसा खर्च कर सकती है, और पिछली बार के बजट का कुल पैसा खर्च नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस साल गवर्नमेंट के पास में पूरा टाइम है, गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर वो बड़ा पैसा खर्च कर सकती है। पर फिर भी रेलवे और डिफेंस में थोड़ा सा इशू रहेगा, और ये चीज़ आपको जब आप कंपनीज देखेंगे तो उनके चार्ट्स के ऊपर आपको रिसेंट में देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बढ़िया है इसके लिए खबर, बिकॉज जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी जो सीमा पहले 3 लाख तक की थी वो बढ़ा के अभी 5 लाख कर दी गई है। प्लस जो कॉटन इंडस्ट्री है, पल्स इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री, इनको भी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पे आपको थोड़ा सा बूम देखने को मिलेगा। और इसके साथ में एक चीज़ और भी, एनबीएफसीज, वो छोटी कंपनियां जो लोन देने का काम करती हैं, वहाँ पे भी आपको पुश देखने को मिलेगा। लेदर इंडस्ट्री को एक पुश गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, फोकस्ड प्रोडक्ट स्कीम फुटवेयर और लेदर के लिए है। और इन सब के साथ में एक गवर्नमेंट ने और अच्छा अनाउंसमेंट किया था, वो था कि इंडिया को जो टॉयज़ हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। हालांकि बहुत ज़्यादा यूटोपियन थॉट है कि बिकॉज चाइना का जितना सस्ता श्रम है उतना सस्ता श्रम हमारे पास में नहीं है। देखना है कि गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट के बाद में प्राइवेट सेक्टर कितना इस एरिया की तरफ पुश लेके आता है, और उसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इन्वॉल्व होंगी। फिलहाल लेदर सेक्टर के पास में ये एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी। ये था छठा। देन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये आपको पता है गवर्नमेंट हर बार अपनी तरफ से इस सेक्टर को पुश दे रही है, और इसी वजह से मेड इन चाइना जो फ़ोन हुआ करते थे पहले आईफोन, वो अब इंडिया के अंदर बनने लगे, ठीक है। जो रिसेंट 16 है और 15 प्रो मैक्स आई गेस वो भी इंडिया के अंदर ही बन रहा था। देन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, वो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है। और इसकी वजह से जो बड़ी कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड हैं वो, और प्लस जो नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं टेलीकॉम सेक्टर की, ये कंपनियां शामिल होंगी। वाटर थीम बहुत अच्छी रहेगी आगे आने वाले समय के लिए, बिकॉज जो जल जीवन मिशन है ये एक्सटेंड किया गया है 2028 तक। इसमें एक चीज़ और हम लोग को अभी जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, अभी तक क्या हो रहा था कि जो जल जीवन मिशन था इसके तहत जो पाइप वाली कंपनियां थीं ये ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। अभी ये चीज़ थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाएगी और इसमें वाटर रिसाइकलिंग वाला थीम भी जुड़ जाएगा। देन 10th पार्ट है जो एयरलाइन से रिलेटेड है। हालांकि ये पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है कि जिस सेक्टर के अंदर जो कंपनियां अवेलेबल हैं वो बहुत लो मार्जिन की हैं। इसी वजह से आपको याद होगा जब हम लोग सेक्टर एनालाइज कर रहे थे, जब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम सिखा रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, उसमें हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि सेक्टर, अच्छा आपको ये अगर नहीं याद है कि वो कहाँ सिखाया था, तो स्क्रीनर वेबसाइट के बाद में ये जो पर्टिकुलर चीज़ थी, ये वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा, लेसन नंबर 3 कि निवेशक जो है वो मल्टीबैगर कंपनियां कैसे ढूंढ सकते हैं। ये जब सिखाया था तो इसमें आपको बताया था कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पूरे सेक्टर्स के जो मार्जिन्स होते हैं वो कम और ज़्यादा होते हैं। तो उसमें एविएशन सेक्टर एक ऐसा है कि जिसमें प्रॉफिट मार्जिन इनके 2% 3% होते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो निवेशक हैं वो एयरलाइन सेक्टर से दूर रहते हैं। पर गवर्नमेंट का जो एक कहना है वो है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस, ठीक है, आरसीएस क्या है, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाना, बड़े एयरपोर्ट्स नहीं, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाना। उसके तहत गवर्नमेंट ने ये तय किया था कि तकरीबन 120 नए डेस्टिनेशंस ऐड किए जाएंगे और करीब करीब जो आरसीएस एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या डबल कर दी जाएगी आगे आने वाले 10 सालों में। तो इससे होगा क्या कि जो एविएशन सेक्टर है उसको थोड़ा सा बूम मिलेगा। अब इसमें जीएमआर एयरपोर्ट्स और इंटरग्लोब एविएशन ये सारी कंपनियां हैं, इनके थोड़ा सा बैलेंस शीट आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जिनकी बैलेंस शीट थोड़ी सी स्ट्रांग है, ठीक। देन टूरिज्म सेक्टर, गवर्नमेंट की तरफ से इसको पुश मिल रहा है। टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, होटल इंडस्ट्री को, लिकर इंडस्ट्री को, और वो कंपनियां जो ऑनलाइन बुकिंग, होटल्स की बुकिंग करवाती हैं जैसे थॉमस कुक टाइप की कंपनियां, इन सबको इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग को ये टूरिज्म सेक्टर जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। देन हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा है। मेडिकल टूरिज्म, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े देशों के लोग हैं वो अपना
इलाज करवाने के लिए इंडिया के अंदर आते हैं। तो इसकी वजह से जो हॉस्पिटल सेक्टर है वो आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। और सबसे लास्ट है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग। इसमें फुल एग्जाम्पशन किया गया है जो कस्टम ड्यूटी है कि कोबाल्ट पावर, वेस्ट, स्क्रैप और लिथियम आयन, जिंक, लेड एंड अदर मेटल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो कंपनियां जो रिसाइकलिंग से संबंधित हैं, ठीक है, आपको पता है कि ग्रेविटा और जो पॉन्डी ऑक्साइड है ये सारी की सारी रिसाइकलिंग से संबंधित है। अमराजा और एक्साइड जो कंपनियां हैं ये क्या है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी रिसाइकलिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग सेक्टर है, इसको पुश मिलेगा। अब इनको कोरिलेट करके देखिए आप कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर रही है प्लस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फोकस कर रही है, तो पावर और बैटरी ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। ठीक है, सो ये वो पर्टिकुलर 13 पॉइंट्स हैं, या ये कहिए कि 13 इंडस्ट्रीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा पुश मिलेगा इस बजट के बाद। अब हम लोग को करना क्या चाहिए एज ए निवेशक? हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पढ़ना चाहिए। जितना ज़्यादा डेटा आपको मिल सके, गवर्नमेंट ने क्या किया है इस बजट में और क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हमारे लिए काम की हो सकती है, उतना पढ़ते रहिए। ठीक है, और उसमें से आपको यहाँ से इधर से कंपनियां भी मिल जाएंगी। देन फर्दर उन कंपनियों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए। हमको लगा कि ये चीज़ आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। हालांकि एक बार में ये लगा था कि एक दिन के अंदर 2 वीडियोस मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पर फिर लगा कि चूंकि जो रिपोर्ट थी अच्छी थी तो हमको लगा कि शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ओवर इन्फॉर्मेशन बुरी नहीं है, पर अगर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही है तब गड़बड़ है। तो हमको लगा कि शायद आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि मज़ा आया था हमको भी ये पढ़ के देख के। ठीक है ना, इससे मोटा मोटी हम लोग को थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस जगह पर हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना है। फिर अब आगे आने वाले टाइम में क्या करेंगे कि इन्हीं सेक्टर्स में से देखेंगे कि कहाँ गवर्नमेंट का पुश सबसे ज़्यादा मिल रहा है और कौन सा सेक्टर अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है। ठीक है, और जैसे जैसे वो एरिया आता जाएगा कहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो बेहतर है, फिर उन्हीं सेक्टर्स को फर्दर फिर हम लोग और पेनिट्रेट करेंगे और उनके अंदर फिर फर्दर और अपनी स्टडीज़ डीप करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक तरीका है, टॉप डाउन अप्रोच है ये। ठीक है, 2 तरह की अप्रोच होती है स्टॉक सिलेक्शन के लिए, एक टॉप डाउन, एक बॉटम अप। टॉप डाउन में क्या होता है कि आप सबसे पहले बड़ी पिक्चर देखते हो कि ओवरऑल इकोनॉमी देखते हो, फिर सेक्टर देखते हो, फिर सेक्टर के अंदर कंपनीज देखते हो। बॉटम अप क्या होती है, आप पहले कंपनी उठाते हो, कंपनी के बाद फिर देखते हो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है या नहीं, फिर ओवरऑल इकोनॉमी देखते हो। तो ये बेसिकली हमारा जो अप्रोच है ये टॉप डाउन अप्रोच है। ओके, ये छोटा सा लर्निंग है। ठीक, ओके, सो वी होप कि जो ये चीज़ आपके साथ शेयर करना था हमको और जिस मकसद के साथ शेयर कर रहे थे वो मकसद आपको पसंद आया होगा। अच्छा, एक काम कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में नीचे जो वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कोई 2 सेक्टर अपने जो आपको लगता हो कि यार ये 2 सेक्टर ना फ्यूचर में थोड़ा सा बढ़िया करेंगे, गवर्नमेंट का जो पुश मिल रहा है उसके हिसाब से उन 2 सेक्टर्स के नाम दीजिएगा। देखते हैं कि कौन से 2 सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों के फोकस में रहेंगे। जो 2 सेक्टर आप में से लोगों के सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे उन 2 सेक्टर्स के ऊपर हम फिर अपनी स्टडी सबसे पहले शुरू करेंगे। ठीक है ना, बाकी करते रहेंगे और जो अच्छी चीज़ें मिलेंगी वो आपके साथ में शेयर करेंगे। ओके, सो उम्मीद है कि चैनल पसंद आ रहा होगा। और इन सब के साथ में अगर लर्निंग से आप जुड़ना चाहते हैं तो 2 सीरीज़ हम लोग साथ साथ चला रहे हैं। एक ट्रेडिंग सेटअप की सीरीज़ जिसमें टेक्निकल एनालिसिस का सारा डेटा एक साथ इकट्ठा करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस टेम्पलेट बेस्ड बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर आपके साथ ये लर्निंग्स शेयर कर रहे हैं। अगर सीखना चाहते हैं मार्केट के बारे में तो इन दोनों सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद इनको देखते रहिए, प्लस इनके नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ध्यान रखिए अपने पोर्टफोलियो का और बजट के बारे में खूब सारा पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।